वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं पक्का कमर्शियल। मूवी की शुरुआत में हमें सूर्य नारायण नाम के जज को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं और जो उन्हीं के प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। अब सूर्य नारायण के दोस्त उनसे पूछता है, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो? वो कहता है कि अक्सर सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जजमेंट सुनाया जाता है, लेकिन उस जजमेंट से उनकी जिंदगी पर क्या असर होता है यह हम कभी नहीं जान पाते, बल्कि सोचते भी नहीं है। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि देखो सूर्य नारायण, अगर उन्हें तुम्हारा जजमेंट सही लगा तो वो उसको मानेंगे, वरना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम में, जहाँ जस्टिस सूर्य नारायण जज की कुर्सी पर बैठे हैं और यहाँ केस है अमूल्य नाम की एक लड़की का, जिसके ऊपर विवेक नाम के एक बिजनेसमैन ने गंदी नजर डालकर उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। इसीलिए अमूल्य इंसाफ पाने के लिए कोर्ट जाने का तय करती है, लेकिन सारे गवाहों और सबूतों को विवेक ने खरीद लिया होता है। इसीलिए ये जानते हुए भी कि विवेक ही असली गुनहगार है, जस्टिस सूर्य नारायण को विवेक को बाइज्जत बरी करना पड़ता है और इस केस में इस तरह अमूल्य की हार हो जाती है। अब कोर्ट में फैसला सुनाने के बाद जस्टिस सूर्य नारायण अमूल्य के घर पर जाते हैं और उसे कहते हैं, मुझे पता है मैंने जो जजमेंट सुनाया वो गलत है, लेकिन इस सिस्टम के प्रोटोकॉल्स को झुटलाकर बिना सबूतों और गवाहों के तुम्हें कोर्ट में जजमेंट नहीं सुना सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी सिफारिश एक अच्छे कॉलेज में कर दिए जहां वो तुम्हारे लिए एक अच्छी सीट रिजर्व रखेंगे। तुम जाकर उस कॉलेज को ज्वाइन कर लो और अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से जियो। लेकिन अमूल्य सूर्य नारायण से कहती है कि आप जज की कुर्सी के लायक है ही नहीं। ये जानते हुए भी कि गुनहगार कौन है उसे सजा न देना बहुत बड़ा पाप है। मुझे आपकी दी हुई कॉलेज की सीट नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप उस जज की कुर्सी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उसके लायक है नहीं। ये बात सुनकर सूर्य नारायण को अमूल्य के लिए बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद सूर्य नारायण को इंस्पेक्टर का कॉल आता है जो उसको बताता है कि अमूल्य ने खुदकुशी कर ली है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि सूर्य नारायण के गलत जजमेंट के बाद ही अमूल्य ने खुदकुशी की है। ये सुनकर सूर्य नारायण को बहुत दुख होता है और वो सोचता है कि मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसलिए अब वो ये सोचकर जज की नौकरी को छोड़ देता है और कहीं और शिफ्ट होकर एक किराना की दुकान चलाता है। अब यहाँ से कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है और अब सूर्य नारायण का बेटा लकी एक लॉयर बन चुका है। सूर्य नारायण हमेशा अपने बेटे को सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ने वाले वकील के रूप में ही देखना चाहता है, इसलिए लकी हमेशा उनके सामने अपनी अच्छाई का ढोंग किया करता है। लेकिन असल में वो एक ऐसा वकील है जो पैसों के लिए झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर अपने क्लाइंट को जिताया करता है। इसी तरह उसके पास एक केस आता है जिसमें उसके क्लाइंट ने एक जमीन खरीदी होती है जिसके ऊपर केस चल रहा है, इसलिए उसको वो करोड़ों की जमीन बहुत सस्ते में मिल चुकी थी। लेकिन अब वहाँ के कुछ लोकल गुंडों ने मिलकर उस जमीन पर कर लिया है कब्जा और वो उस जमीन को वापस देने के लिए तैयार है ही नहीं। लकी अपने क्लाइंट से कहता है कि इस केस को कोर्ट से बाहर ही सेटल करना होगा और लकी वहां उन गुंडों से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो गुंडे लकी पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा लकी भी कोई कम नहीं है, वो उन सबको एक एक करके धूल चटा देता है। इतनी मार खाने के बाद आखिरकार लोकल गुंडों की अकल ठिकाने आ ही जाती है और वो उस जगह को कुछ पैसे लेकर खाली करने के लिए मान जाते हैं। इस सेटलमेंट के बाद तो लकी अपने क्लाइंट से कहता है कि मैंने तुम्हारी करोड़ों की जमीन तुम्हें कुछ लाख रुपए में वापस दिलवा दी, अब इसके बदले तुम मुझे एक एसयूवी कार गिफ्ट कर दो। फिर लकी उस क्लाइंट से एसयूवी कार गिफ्ट में ले ही लेता है। तभी लकी को सायरा नाम की एक औरत का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि मैंने अपने पति का खून कर दिया है, क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? लकी पूछता है कि आपके पति क्या करते थे? वो एक कैब ड्राइवर थे। लकी खुश हो जाता है और अपने जूनियर रमेश से कहता है कि अब हमको एक और कार मिलेगी। अब यहाँ पर एंट्री होती है झांसी की, जो पेशे से एक एक्टर है और वो एडवोकेट झांसी नाम के सीरियल में एडवोकेट का मेन किरदार निभाती है। लेकिन एक दिन झांसी को ओवर एक्टिंग और बढ़ती फीस की वजह से डायरेक्टर झांसी का रोल उस सीरियल से काट ही देता है। इसलिए झांसी लकी के पास जाती है और उससे कहती है तुम मेरा केस लड़ो। तब लकी झांसी से कहता है कि इस केस में कोई दम है ही नहीं, जज पहले ही हायरिंग में तुम्हें तुम्हारा केस खारिज कर देगा। लेकिन तभी झांसी लकी को कानून की कुछ धाराएं बताती है जिसकी मदद से वे इस केस को लड़ सकते हैं। झांसी को कानून की इतनी जानकारी देखकर लकी तो चौंक ही जाता है। तब झांसी बताती है कि मैंने भी लॉयर की पढ़ाई कर रखी है और इसी वजह से मैं अपने सीरियल में अपने किरदार को अच्छे से निभा पाती हूँ। लकी कहता है कि तू आप अपना केस खुद ही क्यों नहीं लड़ लेती? अब लकी के कहे अनुसार झांसी कोर्ट में खुद ही अपना केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कोर्ट में जज इस केस को बेबुनियाद बताकर खारिज कर देती है और साथ ही झांसी को इस तरह के केस कोर्ट में लाने के लिए किसी बड़े वकील के साथ इंटर्नशिप करने की सजा सुनाती है। इसलिए झांसी लकी को ज्वाइन करती है और अब लकी को झांसी भी धीरे धीरे पसंद आने लग जाती है। अब हमें यहाँ पर अयूब खान नाम के एक डॉन को दिखाया जाता है जो अपने वकील से कहता है कि तुम्हें इतने पैसे देने के बावजूद भी तुमने मेरे भाई जलील को बाहर क्यों नहीं निकाला। दरअसल
दरअसल अयूब के भाई जलील ने एक मर्डर किया है जिस वजह से उसको पकड़कर जेल में डाला हुआ है। तब अयूब का वकील अयूब को बताता है कि इस तरह के मुश्किल काम सिर्फ लकी ही कर सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही चालू वकील है और वो झूठ को सच और सच को झूठ करने में बिल्कुल माहिर है। अयूब खान लकी को ढेर सारे पैसों के ऑफर देता है ताकि वो जमील को बाइज्जत बरी करवा सके, और फिर लकी भी पैसों के बदले जलील का केस ले ही लेता है और कोर्ट में सभी सबूत और गवाहों को झूठा साबित करके जलील को छुड़वा ही लेता है। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही जलील और उसके कुछ आदमी पुरानी दुश्मनी के चलते बिजनेसमैन विवेक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें फिर से पकड़ लेती है। अब हमें पता चलता है कि जलील जिस विवेक को मारने की कोशिश कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि वही विवेक था जिसे लकी के पिता सूर्य नारायण ने सबूत और गवाह न होने की वजह से कुछ साल पहले बाइज्जत बरी किया था। और अब जब विवेक को पता चलता है कि लकी ने जलील को जेल से छुड़वा दिया है तो वो लकी को मिलने के लिए बुलाता है और लकी को एक बंगला ऑफर करते हुए कहता है कि तुम कल कोर्ट में जलील को गुनहगार साबित करके इस केस को हरा दो और आगे मेरे लिए काम करो। लेकिन लकी उसे मना कर देता है। अब विवेक कहता है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। फिर विवेक के गुंडे लकी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन लकी सभी को धूल चटा देता है और वहां से निकल जाता है। अब रात को सूर्य नारायण से मिलने के लिए अंजी नाम का एक आदमी अपनी बीवी लक्ष्मी के साथ आता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास विवेक की कंपनी के खिलाफ सारे सबूत हैं, इसलिए वो मुझे मरवाना चाहता है। सूर्य नारायण ये बात लकी को बताता है। तब लकी उस केस को लड़ने के लिए मान जाता है और अंजी को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहने की सलाह देता है। अगले दिन कोर्ट में लकी जलील का केस लड़ने के लिए पहुंचता है और दूसरी ओर विवेक इस केस को अपने फोन पर लाइव देख रहा होता है। तभी कोर्ट में लकी की नजर उसके पापा सूर्य नारायण पर पड़ती है, जो 25 साल बाद पहली बार कोर्ट में अपने बेटे को लक्ष्मी के कहने पर केस लड़ते हुए देखने आए होते हैं। लकी कोर्ट में कहता है कि पहली बार मैंने इन्हें इसलिए छुड़वाया क्योंकि मुझे लगा कि ये बाहर आकर सुधर जाएगा, लेकिन ये सुधरा नहीं और फिर से वही करतूतें करने लगा। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको सजा देकर जल्द से जल्द जेल भेज दीजिए ताकि वहाँ ये इस तरह की हरकत कभी न करे। लकी कोर्ट में ये भी कहता है कि हे प्रभु, इस केस को अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं लड़ रहा हूँ, सिर्फ आपके भरोसे। दरअसल लकी ये सब कुछ विवेक के लिए ही कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि विवेक उसके इस केस को देख रहा होता है और इससे विवेक समझ जाता है कि लकी उसके साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर वो लकी से मिलने के लिए कोर्ट में आता है। अब यहाँ सूर्य नारायण लकी को विवेक के साथ देखकर समझ जाता है कि वो पैसों के लिए बुरे लोगों के केस भी लड़ता है। तब सूर्य नारायण लकी को बताता है कि इस आदमी की वजह से 25 साल पहले मैंने जज की कुर्सी छोड़ दी और तुम उसी का केस लड़ने जा रहे हो। लकी कहता है कि अगर विवेक गुनहगार था तो आपने उसको सजा क्यों नहीं दी। सूर्य नारायण बड़ा विवश होकर कहता है कि तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम लक्ष्मी का केस लड़ोगे या नहीं। लकी कहता है कि पापा, इसके पास तो मेरी फीस के लिए पैसे भी नहीं है और मैं बिना पैसों का केस कैसे लड़ सकता हूँ। अपने बेटे को पैसों के लिए यूं बिक जाते हुए देखकर सूर्य नारायण लकी से कहता है कि मैं विवेक को आज से 25 साल पहले सजा नहीं दे सका, लेकिन अब तो मैं उसको सजा दिलवा कर ही रहूंगा। लेकिन इस बार जो विवेक को सजा दिलवाएगा वो जस्टिस सूर्य नारायण नहीं बल्कि एडवोकेट सूर्य नारायण होगा। यानी कि अब सूर्य नारायण वकील बनकर लक्ष्मी का केस लड़ने वाला है और विवेक को सजा दिलवाने वाला है। जब विवेक और लकी दोनों कॉफी पीने के लिए बैठे होते हैं तभी विवेक लकी को बताता है कि 25 साल पहले जब मैं बेगुनाह साबित हुआ तब मैं अमूल्य के घर उसको ये पूछने के लिए जा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन तभी मैंने अमूल्य के घर में तुम्हारे पिता को देखा जो शराब और सिगरेट पीते हुए अमूल्य से कुछ कह रहे थे कि इस बार तो हमारा विवेक से पैसे हिटने का प्लान फेल हो गया, इसलिए तुम अगली बार विवेक पर बलात्कार का इल्जाम लगाकर उसे कोर्ट में खींचो ताकि हम उससे मोटी रकम हासिल कर सके। विवेक आगे बताता है, लेकिन अमूल्य को तुम्हारे पिता की ये जबरदस्ती पसंद नहीं आई और तुम्हारे पिता के जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। अब लकी कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। दरअसल उस दिन मेरे पिता के जाने के बाद तुम अमूल्य के पास गए थे और उसके साथ तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और तुम्हारी इन्हीं हरकतों से तंग आकर उसने खुदकुशी की, समझे। लकी ये भी कहता है कि इतना सब होने के बावजूद भी सिर्फ पैसों के लिए मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। अब विवेक के आदमी अंजी को अगवा कर लेते हैं, इसलिए सूर्य नारायण वकील बनकर लक्ष्मी का केस लड़ने के लिए कोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन लकी वहां पर 3 औरतों को लेकर आता है जो कोर्ट में कहती है कि अंजी को लक्ष्मी से बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए वो हमारे पास आकर मदद मांग रहा था, लेकिन जब उसे हमसे भी बच्चे नहीं हुए तो वो किसी और को लेकर दुबई चला गया। अब ये सुनकर जज सूर्य नारायण को अगली तारीख दे देते हैं ताकि वो तब तक सबूत पेश कर सके। दूसरी ओर विवेक का आदमी सुधाकर उसे अमूल्य नाम की एक लड़की से मिलाता है
जिसे पहले सुधाकर चाहता था, लेकिन विवेक इतना लूज कैरेक्टर है कि वो उससे आधी उम्र की अमूल्या से शादी कर लेता है। दूसरी ओर सूर्य नारायण को लक्ष्मी की तरह और भी लोग मिल चुके होते हैं, जिसके घर वालों को विवेक और उसके आदमियों ने मरवा दिया था, लेकिन लकी विवेक के पैसों के बलबूते पर उन सबको खरीद लेता है। सूर्य नारायण के बढ़ाए हुए हर कदम को लकी बड़ी चालाकी से पीछे खींच रहा होता है। इसलिए निराश होकर सूर्य नारायण लकी के जूनियर रमेश के पास मदद मांगने के लिए जाता है और लकी का जूनियर रमेश मदद करने के लिए मान भी जाता है। फिर वो उसे उन्हीं औरतों के पास लेकर जाता है जिन्होंने कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। अब रमेश सूर्य नारायण को बताता है कि इन्हें पैसे दे दो, फिर ये जो आप चाहोगे वो बोल देंगे। रमेश उन औरतों को अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है और कहता है कि पैसों की कमी है, इसलिए तुम मेरी गाड़ी रख लो और कोर्ट में कल सुबह सब कुछ सच बता देना। अब अगले दिन कोर्ट में लकी सूर्य नारायण को ही कटघरे में बुलाता है और कोर्ट में सबके सामने ये कहता है कि आज से 25 साल पहले सूर्य नारायण विवेक को सजा नहीं दिलवा पाए थे, इसलिए वो उसका बदला लेने के लिए विवेक को बार बार कोर्ट में घसीट रहे हैं और साथ ही सूर्य नारायण ने उन औरतों को पैसे देकर यहाँ पर बुलाया है। ये बात लकी सबूत के साथ साबित कर देता है और लकी केस को जीत जाता है। केस जीतने की खुशी में विवेक लकी से कहता है कि जब मैं एमएलए बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें लॉबी का हेड बना दूंगा और फिर तुम चाहे जितना पैसा छाप लो। यहाँ से अगले ही दिन हमें विवेक को दिखाया जाता है जो एमएलए पद की शपथ ले रहा है और लकी भी उस इवेंट में मौजूद होता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है जिसमें विवेक के फार्म हाउस से एक आदमी की लाश बरामद होती है और वहां अमूल्या को भी दिखाया जाता है जो इस वक्त बुर्का पहनकर एक छोटी बच्ची को लेकर वहां पर कह रही होती है, ये मेरे पति इस्माइल की डेड बॉडी है, जो कि एक कैब ड्राइवर थे। विवेक मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति इस्माइल को पीट पीट कर मार दिया और उसको लाकर यहाँ दफना दिया और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली है। तभी विवेक का आदमी अमूल्या को फोन लगाकर कहता है कि तुमने ये सब क्या लगा के रखा हुआ है, जल्दी से वहां से निकलो, वरना जिस तरह मैंने अपने मालिक विवेक के कहने पर बाकी लोगों को मरवाया उसी तरह से तुम्हें भी मरवा दूंगा। और ये सारी बातें पार्लियामेंट से न्यूज रिपोर्टर लाइव दिखा रहे होते हैं। तभी अमूल्या फोन पर कहती है कि अमूल्या किसे कह रहे हो, मेरा नाम तो सायरा है और जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। दूसरी ओर विवेक को उसकी इस करतूत की वजह से एमएलए पद की शपथ लेने से रोक दिया जाता है। तभी विवेक को सूर्य नारायण का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में तो सजा नहीं दिलवा पाया, लेकिन अब तो खुद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। इससे ये साफ हो जाता है कि विवेक को इस तरह फंसाने के पीछे सूर्य नारायण का ही हाथ होता है। अब सूर्य नारायण की इस चाल की वजह से विवेक बहुत गुस्से में आता है और फिर वो अपने गुंडे को सूर्य नारायण को मारने के लिए भेज देता है। उसके बाद तो उसके गुंडे भी उसको उठा लेके आते हैं। अब लकी की माँ लकी को फोन लगाकर बताती है कि तुम्हारे पिता सूर्य नारायण को विवेक के लोग उठाकर लेके चले गए हैं। लकी विवेक से बात करके सूर्य नारायण को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन विवेक लकी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर तुम्हारा बाप मेरे रास्ते में आएगा तो मेरे लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद पुलिस विवेक को अपने साथ लेके जाती है, लेकिन अब लकी अपने पिता सूर्य नारायण को बचाने के लिए पहुंच जाता है और विवेक के आदमियों की जमकर पिटाई करता है और अपने पापा को बचा लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन रूम पर, जहाँ पर लकी और सूर्य नारायण विवेक से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। लकी वहां विवेक से कहता है कि अब तक तुम जिसे अमूल्या समझ रहे थे वो अमूल्या नहीं बल्कि सायरा है और उसने उसके पति को मार दिया क्योंकि उसका पति उसे बहुत परेशान किया करता था। इसलिए मैंने ही उसे अमूल्या बनाकर ऐसा करने के लिए कहा था ताकि मैं उसको इस केस से बाहर निकालकर तुम्हें फंसा सकूं। और तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पीछे कुछ पैसों के लिए मैं अपना करियर बर्बाद कर दूंगा? हैं? तुमने तो मेरा बचपन मुझसे छीन लिया है। तुम्हारी वजह से मेरे पापा डिप्रेशन में चले गए थे, इसलिए मैंने बचपन में ही ठान लिया था कि एक दिन इस कोर्ट की लड़ाई में मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ काम करके तुम्हारे सारे राज और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए। तुमने हमेशा अपने पैसे और पावर के बलबूते पर सबूत और गवाहों को खरीद लिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आज तुम इस केस को जीत कर दिखाओ। ऐसा कहकर लकी वहां से चला जाता है। लकी ने एडवोकेट काउंसिल में सभी वकीलों को विवेक के बारे में सच्चाई बता दी होती है ताकि कोई भी उसका केस न ले सके, इसलिए विवेक को कोई भी वकील नहीं मिलता। अब विवेक को मजबूरन बाहर से एक लेडी वकील को बुलाना पड़ता है। वो वकील विवेक को बताती है कि आपका जीतना तो नामुमकिन है क्योंकि लकी ने तुम्हारे फिंगरप्रिंट से लेकर तुम्हारे बालों तक सभी चीजों को क्राइम स्पॉट पर छोड़ दिया है, जिस वजह से तुम्हें कोर्ट में अब कोई नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि अब मैं भी तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगी क्योंकि तुम मुझे किस नजर से देख रहे हो ये मुझे पता चल चुका है। इसके बाद हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विवेक का केस कोई भी वकील नहीं लड़ता और लकी सारे सबूतों को दिखाकर विवेक को गुनहगार साबित कर ही देता है और जज विवेक को फांसी की सजा देता है। और इसी के साथ होती है सच्चाई की जीत और बुराई की हार और मूवी का एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।